और अब ई एजेंडा के सीएम स्पेशल कॉन्क्लेव में हमारे साथ सीधे पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जुड़ रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर जी, बहुत स्वागत आपका आज तक पर। पूरा देश इस वक्त कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है, उसी जंग को आप लीड कर रहे हैं इस वक्त पंजाब में। सबसे पहले सर, शुरुआत में जो इस वक्त 40 दिन के लॉकडाउन खत्म होने के बाद पंजाब की परिस्थितियां हैं, कोरोना के खिलाफ आपकी लड़ाई है, उसमें क्या बताएंगे आप अपडेट? अपडेट तो ये है कल शाम तक की कि हमारे 585 तो पॉजिटिव केसेस हैं आउट ऑफ जो सैम्पलिंग की है 23,000 की हमने। डेथ्स हमारी 20 हुई हैं। सैंपल्स अभी पेंडिंग है कुछ, जिसकी रिपोर्ट शाम तक आ जाएगी। एंड बाई एंड लार्ज ये हमारा ठीक चल रहा है। नॉर्मल इंटरनली जो हमारी ये कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं वो आ रहे हैं समवेयर बिटवीन 7 and 12। लेकिन कल हमारे 7,000 लोग बाहर से आए, 3,500 के करीब महाराष्ट्र से, और हमारे तक रफली 3,000 आए हैं फ्रॉम अक्रॉस इनटू राजस्थान, जहां फाजिलका वगैरह से गए हैं ये सरसों वगैरह काटने के लिए, और कोई 150 के करीब आए हैं फ्रॉम कोटा। ऐसे जो आए हैं उनमें से तकरीबन ओवर 200 पीपल हैव टेस्टेड पॉजिटिव जी। और इसीलिए कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, मेरा अगला सवाल आपसे यही है कि हम शुरुआत में जो देश ने देखा, पंजाब ने शायद सबसे ज्यादा सख्ती के साथ लॉकडाउन की शुरुआत की, आपने कर्फ्यू तक लगाया, लेकिन बीते 2 दिनों से लगातार इजाफा हो रहा है, जिसमें लगभग 40 से 45% मामले नांदेड़ में जो हुजूर साहिब से श्रद्धालु थे, जो उनकी वापसी हुई, उनकी वजह से ये हुआ है। कहां पर आपको लगता है ऐसी चूक हो गई जिसकी वजह से टेस्टिंग में या अलग रखने में संक्रमण को नियंत्रित नहीं करना पाया? पहले यू मस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग, जहां तक लॉकडाउन है, जहां सिवियरिटी है मास्क के, हम पूरी लड़ रहे हैं इससे। लेकिन अगर मेरे कोई पंजाबी कहीं बैठे हैं, जैसे आज डिमांड हो रही है कि केरला से जा रहे हैं वापस उड़ीसा या जा रहे हैं बिहार, ट्रेन लग रही है उनके लिए, या यहाँ से हमारे लोग जाना चाहते हैं यूपी, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मैं कैसे कहूँ उनको कि मत जाओ? ऐसे जो पंजाबी हमारे बाहर बैठे हैं और इधर आना चाहते हैं, मैं उनको कैसे करूँ आप घर नहीं आ सकते? अनफॉर्चुनेटली जो हमें रिपोर्ट आई थी फ्रॉम नंदेड़ कि हमने 3 बार टेस्ट किया, सब टेस्ट बिल्कुल क्लियर निकले, जो यहाँ हमारी आके टेस्टिंग की है तो ओवर 200 है पॉजिटिव। बिल्कुल। तो ये बातें तो हैं, बट उनको क्वारंटीन में हमने कर दिया। दे विल गो इनटू क्वारंटीन, एंड क्वारंटीन से जब डॉक्टर्स इनको इजाजत देंगे तभी घर जाएंगे वापस। जी, चूंकि ये सबसे बड़ी चुनौती है, इसीलिए इस पर चर्चा को आगे ले जाते हुए आपके स्वास्थ्य मंत्री ने महाराष्ट्र को एक चिट्ठी भी लिखी सरकार को कि आपने कहा था कि आप टेस्ट कराएंगे, लेकिन टेस्ट नहीं हुए, जिसकी वजह से ये परिस्थिति आज हम सामना कर रहे हैं। आपको लगता है कि जिस तरह से इंटरस्टेट सहयोग की जरूरत है, उसमें कहीं पर कमी रह गई? टेस्टिंग हुई होती तो शायद हमें तो रिपोर्ट आई थी कि जो नंदेड़ से आए हैं कि 3 बार टेस्ट उनका किया और 3 बार नेगेटिव आए हैं, और फिर आके जब यहाँ हमने टेस्ट किया इट वाज ऑल पॉजिटिव। तो रिपोर्ट जो आ रही है सही नहीं आ रही। आई मीन अगर ये लड़ाई को हमने मुल्क की लड़ाई बनानी है, और है मुल्क की लड़ाई, तो सबको एक साथ उनको एक लड़ना पड़ेगा। हरियाणा को, राजस्थान को, महाराष्ट्र को, तमिलनाडु को, अपने हैदराबाद को, और हम पंजाब के या हिमाचल एक साथ लड़ेंगे, एक साथ इसको लड़ाई बनाएंगे, तब ये बनेगी बात। और एक साथ मिलकर लड़ाई करेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। अब मैं 2 ऐसे लोगों की तस्वीर दिखाना चाहती हूं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, जिसका आपने भी ट्विटर पर बहुत जिक्र किया है। एक एएसआई जसजीत सिंह, जिनकी वजह से, हरजीत सिंह की वजह से हमने देखा कि बहुत लोगों की भावनाएं सामने आई। दूसरा, आज फिर एक बार जब पटियाला में का ये मामला था हरजीत सिंह जी का, और जालंधर में एक एएसआई पर कार चढ़ा दी, बॉनेट पर उसको घसीट कर ले गए। आप भी कोरोना वॉरियर्स के साथ खड़े हैं ऐसे वक्त पर, आप लगातार उन पर जानकारी दे रहे हैं। वो तस्वीरें जरा अगर हम दिखा सके, और उसी पर आपका रिएक्शन लेना चाहेंगे कैप्टन, कि किस तरह से आप मानते हैं कि ऐसे वक्त पर सबको सहयोग देना पड़ेगा, लॉकडाउन का, कर्फ्यू के नियमों का पालन करना होगा, ये हमारी ही जान की हिफाजत के लिए है। कैप्टन निकाय जी, आई एम नॉट सीइंग द पिक्चर, मेरे पास नहीं आ रही आपकी पिक्चर। जी, हम ऑन एयर दिखा रहे हैं सर, और उनको दिखा दो आप जी। कोरोना वॉरियर्स के लिए आप क्या कहेंगे सर?
मैं कहूँगा कि ये जो लोग ऐसे गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं और कानून तोड़ते हैं, और हमारे पुलिस वाले जो ड्यूटी पे खड़ते हैं ऐसी बात करते हैं जैसे हरजीत का हुआ या आज जलंधर में हुआ, मैं एक बार सीधा कह देता हूं उनको कि सख्त से सख्त कार्रवाई उन पर की जाएगी, कानूनी कार्रवाई। पहले तो कर दिया हमें निहंगों ने जिन्होंने हमारे हरजीत सिंह का हाथ काटा था, और अब ये जो जलंधर वाला वाकयात हुआ है इस पे भी यही कारण करेंगे, कार्रवाई करेंगे हम। ये क्या समझते हैं लोग के मुखाल है कि जैसे आप पुलिस वाला कोई ड्यूटी पे खड़ा है उसको गाड़ी के नीचे ले लो या ऊपर चढ़ा दो बोनेट के ऊपर, या किसी को जाके तलवार निकाल के उसके हाथ काट दो। ये कोई मिडीवियल टाइम्स नहीं है, ये है 2020, और इसमें देयर इज एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कानून है इस देश का, और जो हमारे पास पावर्स हैं हम उसको इस्तेमाल करेंगे, पूरे कानूनी पावर्स को, और इनको सीधा करेंगे सबको। मुझे लगता है जिन सख्त शब्दों में आपने कहा है संदेश सबने सुन लिया होगा और समझ भी लिया होगा। अब आते हैं सर लॉकडाउन 2 से 3 की तरफ। 4 मई से 17 मई तक जब ये लॉकडाउन 3 चलेगा, किस तरह से आप अपनी रणनीति राज्य के लिए बना रहे हैं? देखिए बात ये है, 40 दिन हो जाएंगे लोगों को अपने घरों में बैठे, तो हमने तो अभी तक सिर्फ होम डिलीवरी के अलाउ की थी, दूध भी होम डिलीवरी, सब्जी भी, किराना भी, सब कुछ। लेकिन लोग थोड़ा सा अब तंग होने लग गए। 40 दिन एक कमरे में बैठो जिसमें सारा परिवार उसमें बैठा है, वो दुखी नहीं होगा। तो मैंने थोड़ा सा उसका खोल दिया है कि आप 3 घंटे के लिए आप फलाने टाइम से फलाने टाइम आप जा सकते हो शहर में, अपनी खरीद आप करो। थोड़ा सा उनको बाहर जाने की थोड़ी सी सहूलत हमने राहत दी है। तो ये बात वो चली हुई है इस टाइम, और ये हमने अपने लॉकडाउन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनाउंसमेंट से पहले ही 17 तारीख हमने कर दी थी, और हम तब देखेंगे हालात है। ये मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये बात कहीं नहीं ख़त्म होगी, अभी ये आगे जाएगी बहुत। अभी सारी दुनिया का आंकड़े देख लो जो हैं, चाहे अमेरिका में तो 11 लाख तो कोरोना केसेस हैं, और हमारी आबादी उनकी हमारे से आधी से भी कम है, और दूसरा उनके 60,000 आदमी मर गए। यही सारी दुनिया में यही हो रहा है। तो अगर हम समझते हैं कि हम पीक पे पहुंच गए, हम पीक पे नहीं पहुंचे। पीक कब आएगा? जुलाई में आएगा, अगस्त में आएगा, सितंबर में आएगा, ये तो समय बताएगा, क्योंकि किसी डॉक्टर को नहीं मालूम कि क्या हो रहा है इधर इस बीमारी के साथ। हम तो इतना ही कह सकते हैं अपने लोगों को कि आप थोड़ी सी हमने राहत दी है, लेकिन मैंने ये भी कहा है कि कोई जो बाहर निकलेगा अपने अपने सड़कों के ऊपर बगैर मास्क, उसका चालान होगा। और एक बार फिर आप घरों में जाओगे, प्लीज़ जो डॉक्टर्स ने बोला है अपने हाथ अच्छी तरह धो और अपनी देखभाल करो, अपने परिवार की देखभाल करो, और उसके साथ अपने साथ वाले मोहल्लों वाले भी बचे रहेंगे। तो ये बातें तो हैं, थोड़ी सी राहत और दूसरी स्ट्रिक्टनेस भी, और हम इसी तरीके से हम चलेंगे। जी, लॉकडाउन 3 में कुछ रियायतें दी गई हैं, आपने भी उनका जिक्र किया, कुछ ढील दी गई है। क्या अभी तक आपने अपने प्रशासन के साथ मिलकर ये तय कर लिया है कि उसकी कोई टाइमिंग फिक्स होगी? क्या कोई टाइमिंग फिक्स होगी कि इस घंटे से इस घंटे के बीच लोग निकल सकते हैं? जी, जो उसकी बारीकियां हमने पहले किया था 7 o'clock 4 घंटे, 7 बजे से लेकर 12 बजे तक। अब उनकी रिक्वेस्ट आई है कि 4 घंटे कर दो आप, 9 बजे से लेकर 1 बजे या 2 बजे तक, बस इतना। तो वो मैंने छोड़ दिया अपने डिप्टी कमिश्नर्स के ऊपर कि आप अपने एरियाज़ की और अपने अपने किस्म की बातें होती हैं, तो जिस तरीके से वो करना चाहते हैं वो कर लें। लोकल मार्केट जो हमारे मंडी के जो प्रधान है उनसे बात करो, जो मार्केट प्रधान है उनसे बात करो, और देखो जो सबको सूट करता है वो अपने शहर में, अपने डिस्ट्रिक्ट्स में आप कर सकते हो। वी कांट हैव स्टैंडर्डाइज, नहीं हो सकता कि एक ही टाइम हो सब कहीं। तो ये बातें अब डिप्टी कमिश्नर से कल मैंने परसों और एसएसपी से सबसे बात की, 4 घंटे हमारी बात हुई, एंड उसमें सब डिसाइड किया गया है, सख्ती भी होगी, उनको राहत भी मिलेगी, और आई होप ये जो गड़बड़ करने वाले हैं उनको स्ट्रिक्टनेस भी, मैंने कहा है बड़ी सख्ती से इनसे डीलिंग करनी पड़ेगी, जो कानून को तोड़ते हैं, जो कर्फ्यू को तोड़ते हैं। एंड 144 तो लगा हुआ है हमारा, लेकिन इसके साथ ही इसको जो भी कानूनी और कोई सेक्शंस लगाने हैं लगाओ, पर ऐसे करने वालों को हम छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल।
दूसरी जो सबसे बड़ी मुश्किल इस वक्त है कैप्टन देश के सामने, वो ये है कि मानवीयता के आधार पर देखें तो तमाम ऐसे मजदूर हैं जो कई राज्यों से आकर पंजाब में भी काम करते हैं, वो बड़ी चुनौती है। लेकिन साथ ही धीरे धीरे अर्थव्यवस्था में भी जान फूंकने के लिए कई एमएसएमई सेक्टर की में काम शुरू करना है। मजदूरों की वापसी के लिए क्या आप भी कुछ कर रहे हैं, क्या कदम उठा रहे हैं? और दूसरी तरफ उस चुनौती को कैसे जब एमएसएमई में काम शुरू करना है? जी, मैंने तो कहा है जिसने अपने घर जाना है वो जाए। जैसे पंजाबी इधर आना चाहते हैं वापस शौक से आए, उनका घर है। जैसे किसी ने जाना है यूपी, किसी ने जाना है बिहार, किसी ने झारखंड, किसी ने छत्तीसगढ़, जहाँ भी उड़ीसा वगैरह जाना है, शौक से जाएं। उनकी स्टेटों से भी हमारी कांटेक्ट रहती है और हमने एक एक अफसर नियुक्त किया अभी, एक स्टेट के साथ बात करें, जिसने जाना हो जिसने नहीं जाना हो। आपको मालूम है हमारे पास कितने माइग्रेंट लेबर है? 13 लाख है मेरे पास। 10 लाख के करीब लुधियाना में ही है, कुछ जलंधर, अमृतसर, बाकी हमारे जो इंडस्ट्रियल शहर है सब है। अब हमारी इंडस्ट्री भी चलने लगी तो हो सकता है कि कई इनमें से कहें कि नहीं हमने काम करना है यहाँ पंजाब में, हमने जाना नहीं अभी। लेकिन जिसने जाना है, हमने सेंटर को कह दिया कि जैसे आप साउथ इंडिया से ट्रेन दे रहे हैं, हमें ट्रेन दे दो और देख लेते हैं। अभी लिस्ट बन रही है कि कौन यूपी जाना है, कितनी ट्रेनें चाहिए, कितनी बिहार के लिए चाहिए, कितनी झारखंड, कितनी उड़ीसा के लिए, जो भी है हम वो ट्रेन मांग लेंगे सेंटर से। और 2-3 दिनों में जब ये तैयारी हो जाएगी, क्योंकि अभी साउथ इंडिया में लगे हैं, तो हम भी अपने भेजने लग जाएंगे। जिसने जाना है अपना, उसका पूरा हक बनता है कि अपने घर में जाना हो। मैं तो सिर्फ चाहता हूं कि यहाँ रहें, क्योंकि पंजाब में रहें। कई जो यहाँ लेबर इंडस्ट्रियल लेबर यहाँ काम करती है, वो तो सब पंजाबी में बोलते हैं और पंजाब रहे 20-20 साल से तो इधर रहे हैं। अगर उन्होंने अभी जाना है तो बड़ी शौक से जाएं, नहीं तो हम भी बड़ी शौक से इधर रखने को तैयार हैं। ठीक है, आपने दोनों ही पक्ष रख दिया है। क्या अभी आपके पास कोई एस्टिमेटेड डेटा है? आप बता रहे हैं 13 लाख ऐसे मजदूर हैं जो अन्य राज्यों से आए हुए हैं। क्या कोई एस्टिमेटेड डेटा है इनमें से कितने लोग वापसी करना चाहते हैं? क्योंकि कई राज्यों ने हेल्पलाइन हमने अपने डिप्टी कमिश्नर्स को कह दिया कि लिस्टें बनाएं कौन कोई क्योंकि ये मिक्स अप है हुए ना, कोई छत्तीसगढ़ से आ गया, कोई उड़ीसा से आ गया, कोई झारखंड, कोई बिहार, कोई यूपी। तो कहाँ से कितने हैं जो जाना चाहते हैं और जो रहना चाहते हैं। जब वो इन्फॉर्मेशन आएगी, ऐसे ही रेलवे वालों ने अभी कहा है कि 5 दिन तक तो ट्रेन कोई आ नहीं सकती, क्योंकि वो तो सब साउथ इंडिया में लगी हुई हैं, वहाँ से लेके आ रहे हैं लोगों को। तो 5 दिनों में तो हम तैयार हो जाएंगे कि कौन कहाँ जाना चाहता है। फिर ट्रेन अकॉर्डिंगली हम रेलवे वालों से बात कर लेंगे। आने वाले दिनों में पंजाब के नजर में, आपके मुख्यमंत्री की नजर में, आपके बीते 40 दिनों के अनुभव के आधार पर सबसे बड़ी चुनौती, चैलेंज क्या दिख रहा है? आई थिंक टेस्टिंग। देखिए, ये जो बात है, अब दुनिया का कोई भी चैनल देख लो जहाँ लोग इसके कोविड के बारे बोलते हैं, वो कहते हैं टेस्ट 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 एंड कीप टेस्टिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। और वो टेस्टिंग की हमारी इस देश में कमी आ रही है। अब मेरे टेस्टिंग अभी रफली 1500 हो रहे हैं डेली। इट इज़ नॉट इनफ। अब 7000 आदमी आए हैं परसों, अब उनका टेस्ट 4 दिन में होगा कंप्लीट। तो वी नीड मच मोर। तो आज ही मैं अपने कैबिनेट से और मैं अपने अफसरों से बात कर रहा था सुबह कि क्या हमें कितना बढ़ाना चाहिए, और हम 8500 टेस्ट तक हम कोशिश कर रहे हैं कि जून तक हम कर सकें। लेकिन यही बात है पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के हर प्रांत में, हर सूबे में ये ज़रूरी है कि वो टेस्टिंग बढ़ाएं, और यही कंट्रोल एक तरफ से हो सकती है। अब आप मेरा सोच लो, अगर मैं 1500 डेली करता हूँ, आपको मालूम है मेरी आबादी कितनी है? मेरी 3 करोड़ 20 लाख मेरी आबादी है पंजाब की। तो अगर मैं 1500 कर लूँ टेस्ट, तो क्या हुआ उसका? देयर आर सो मेनी पीपल, पता नहीं कहाँ गांव में कौन बैठा है। 13,1300 गांव तो मेरे हैं, शहर इतने हैं, टोटल आबादी है सो मच 3.2 करोड़। तो कहाँ से मैं कर सकूंगा सारा? बिल्कुल नहीं। टेस्टिंग तो बेसिक है, और टेस्टिंग, आपको लगता है कि अगर जो नांदेड़ से श्रद्धालु आ रहे थे उनकी महाराष्ट्र में टेस्टिंग हो गई होती तो शायद ऐसी नौबत ही नहीं आती? हर स्तर पर, चाहे मजदूरों को किसी राज्य में जी वही तो उन्होंने गलत हमें बताया। उन्होंने कहा हमने 3 बार टेस्ट करके भेजे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। और हमारे आगे कह देते कि कोई टेस्ट नहीं हुआ, आप कर लेते, हम वहीं रोक लेते सबको और करने। अब जब 3000 लोग एक साथ पहुंचते हैं तो कहाँ से टेस्टिंग करेंगे हम? जब मैंने आपको कहा है दिन में 1500 तो टेस्ट होते हैं। सो इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम। और 3000 लोग हमारे जो कटाई करने गए थे राजस्थान में, वो आ गए। तो 7000 एक दिन में आ गए और 1500 की टेस्टिंग है। हाउ डू वी सक्सीड?
अ, पर ये थोड़ी सी बात समझ नहीं आ रही कैप्टन अमरिंदर जी, क्योंकि वहां पर उद्धव ठाकरे की गठबंधन की सरकार है कांग्रेस पार्टी के साथ। उन्होंने आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे की? क्योंकि ये तो एक राज्य में एक तरह से एक्सपोज कर देना, अगर टेस्ट नहीं हुए थे तो ये साफ नो नो बताया नो जा नो सकता था। ऐसी, देखिए देखिए एक बात समझ लो, उदय ठाकरे जी से मैंने बात की थी कि हम उनको उठाने को तैयार हैं, हम अपनी बसेस भेजने को तैयार हैं, और भेजे ही हमने बसेस अपनी उनको भेजे, उनको उठाने के लिए 80 बसेस हमारी भेजी गई पंजाब रोडवेज की कि उधर उधर से लेके आओ। लेकिन हम सोच रहे थे वो 2-2,500 के करीब आएंगे, हमें नहीं मालूम था कि 3,500 इधर से आएंगे, और 3,000 और जिनको किसी ने कहा भी नहीं जाओ वो भी पहुंच गए हमारे बॉर्डर्स के ऊपर। तो हम उधर बॉर्डर से वापस तो नहीं कर सकते जैसे उनको। ये तो फाजिलका और बठिंडा साइड के जो राजस्थान के साथ बॉर्डर लगता है, वो पैदल आके उधर खड़ गए कि हमने जाना है पंजाब के अंदर अपने गाँव में। तो 7,000 तभी बने, ये कोई प्लानिंग नहीं थी, ये तो अपने आप ही बने। जो उन्होंने कहा कि यहाँ पर नहीं थे, रास्ते में हो सकता है, इंदौर रेड स्पॉट था, रेड जोन में है, ऐसी जगहों पर उनको ये इन्फेक्शन हुआ हो या बीमारी संक्रमित हुए हो। क्या आपको लगता है कि ऐसा मुमकिन है? नहीं, यू कांट गेट इट दिस वे। पहली बात, अगर आज इन्फेक्शन मुझे हुई तो आपका क्या ख्याल है कि कल इसका उस इन्फेक्शन का कोई पॉजिटिव निकलेगा? इसका टाइम होता है अबाउट 5 days टू बिकम एक्टिव। एंड वो जो जिस तरीके से शो होता है, और ये तो 3 दिन में यहाँ पहुंच गए थे, 2 दिन में। इंदौर में ये तो अकाली दल की बोली बोल रहे हैं आप, जो अकाली दल कह रहा है कि जी रास्ते में हो गया, क्योंकि वो SGPC इसका कोई जिम्मेवारी नहीं लेना चाहती। अब आज इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ो, 26 लोग जो उधर नंदेड़ में काम कर रहे हैं उनके साथ, वो सब पॉजिटिव निकल रहे हैं। वो कैसे फिर? वो कहाँ से आया? वो भी इंदौर से आया है। चलिए ठीक है, ये आपने लगभग बिल्कुल स्पष्ट कर दिया अब पंजाब सरकार की स्थिति, जिसमें आपका ये मानना है कि टेस्टिंग जो सोर्स जहां से नांदेड़ से वो निकले थे वहां पर नहीं ठीक से किया गया, जिसकी वजह से इतनी बड़ी परेशानी का सबब ये बना। फिरोजपुर के आंकड़े हैं जहां पर 18 केसेस 24 में से, लुधियाना में 18-22 में से, अमृतसर में 59 मामले। ये अपने आप में एक सबसे बड़ी अब चुनौती है इनके क्वारंटीन के लिए। इनको क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में, जैसा आपने बताया 3,000 से ज्यादा, इनके क्वारंटीन के लिए किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? क्या सब रखे हुए हैं, सब क्वारंटीन में। आज मैं बता देता हूँ आपको कितने हमारे क्वारंटीन में हैं। Patients admitted in isolation facilities 253 and अभी 253 अंदर हैं, और अभी ये सर्जन टेस्ट जो नेगेटिव हैं 18,222, लेकिन सैंपल जो अभी पेंडिंग है, मैंने कहा है आपको 4,000 अभी पेंडिंग है, बट पेशेंट्स रिकवर्ड और वापस चले गए वो भी 108 है। सो वी हैव गॉट ऑल ऑफ दीज आर इन आइसोलेशन फैसिलिटीज में रखे हैं जो पॉजिटिव निकले हैं। जो दूसरे हैं हम रख रहे हैं इसमें, तो हमारी बहुत मदद कर रहे हैं। राधा स्वामी सत्संग बड़ी मदद कर रहे हैं, हमारे अपने सारे सत्संग भवन उन्होंने दे दिए हैं। कुछ लोग वहाँ रखे हैं, कुछ निरंकारी भवन ने दिए हैं, कुछ नामधारी संप्रदाय ने दिए हैं। तो सभी इसमें पंजाब में सभी लगे हुए हैं उनकी मदद करने के लिए, और मैं उनका सबका शुक्रगुजार हूँ जिस तरीके से हमने बाबा जी ने, राधा स्वामी और बाकियों ने ये काम, ये हमें सपोर्ट की है इस काम में। क्या केंद्र सरकार से आपको पूरी मदद मिल रही है जो आप मांग कर रहे हैं? पूरा सहयोग मिल रहा है? देखिए, जो बातें हम कर रहे हैं, जो हम करना चाहते हैं, उसमें तो सपोर्ट हमें हो रही है। अगर मैं होम मिनिस्टर से बात करूं या प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखूं, जरूर कुछ ना कुछ देखते हैं उसमें क्या। लेकिन ये लड़ाई है लंबी, और ये लड़ाई है बड़ी महंगी। आज एक टेस्ट करो आप, 2500 रुपए का टेस्ट होता है, 2500 रुपए, और अगर हम लाखों में पहुंच जाएं तो कहां से पंजाब सरकार ले आएगी? फिर उनको जो रखेंगे हम पॉजिटिव में, उसके हॉस्पिटल्स हमने बढ़ाए हैं बहुत ज़्यादा, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को हम टेक ओवर कर रहे हैं। जो हम दूसरी किस्म की उनको रख रहे हैं, अपने जो एसिम्प्टोमेटिक हैं उनको बिल्डिंग्स वगैरह में उनको भी रोटी देनी है, उनको भी सबका संभाल करना है। ये सब टाइम लगता है। सो हमने मांगा है, हमने ही नहीं, सिर्फ पंजाब ने नहीं, हर स्टेट ने, चीफ मिनिस्टर ने
जो प्राइम मिनिस्टर के साथ बात की, जब उन्होंने हमारे से बात करने की वो चाहा था, मैंने अभी पिछली बार उनसे बात की, मुझे बात किए तो काफ़ी देर हो गई, लेकिन लेटर्स में लिखता हूँ। लेकिन वो चीफ मिनिस्टर जिन्होंने बात की, सब ने ये बात कही कि वी नीड फाइनेंशियल असिस्टेंस, स्टेट्स फाइनेंशियल असिस्टेंस के बगैर नहीं चल सकेंगे। और अगर ये 15,000 जो कह रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर के 15,000 हम देंगे, 15,000 तो कुछ भी नहीं लगता। आज मुझे तकरीबन 15,000 तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इंडिया से पंजाब के अपने पैसे कोविड के लिए नहीं, जो हमारे चलते हैं जीएसटी वगैरह, वो हमें मुझे चाहिए उनसे उनके पास फंसी हुई है। तो माय पॉइंट इज कि स्टेट्स के पास रिसोर्सेज नहीं है और वो रिसोर्सेज आपको देने पड़ेंगे। और कल जो रंगाराजन जी जो थे पहले वो आरबीआई के हेड वगैरह, ही हैज आस्क्ड फॉर, ही वाज सेइंग 65,000 करोड़ दो। 65,000 करोड़ भी कुछ नहीं। अगर आपने सारे हिंदुस्तान की लड़ाई लड़नी है और सब स्टेट्स की हेल्प करनी है, एटलीस्ट 1.5 to 2 लाख करोड़ इज व्हाट इज रिक्वायर्ड मिनिमम, तभी ये चल सकता है बात। आपने खत केंद्र सरकार को इस बारे में भी लिखा था कि जो शराब की बिक्री से राजस्व है लगभग 521 करोड़, हालांकि जिस आंकड़े का आप जिक्र कर रहे हैं उसके मुकाबले बहुत कम है, लेकिन 521 करोड़ का जो नुकसान हो रहा है, राजस्व नहीं मिल रहा है, शायद वो एक अहम वजह रही कि हमने देखा कि उस वक्त तो विपक्ष ने आप पर बहुत हमला किया था, लेकिन अब सरकार ने भी लॉकडाउन 3 में कम से कम शराब की बिक्री की इजाजत दी है। इसको किस तरह से आप स्ट्रीमलाइन करेंगे? जी, पूरी बात बताएं। मैं बताता हूँ आपके कारण। देखिए, हमारे 2 सोर्सेस हैं। एक तो जीएसटी है। अब सारी जीएसटी, सारी पंजाब की टैक्सेशन जीएसटी में जा रही है, जो सेंटर संभालती है और सेंटर देती है जो हमारी डिमांड्स होती हैं जीएसटी के नीचे, वो हमें देते हैं। वो नहीं मिली हमें 4 महीने से, वी हैव नो मनी फ्रॉम जीएसटी। दूसरा मेरा सोर्स ऑफ इनकम जो सबसे ज़्यादा है, इट्स एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी एक साल की मेरी 6,200 करोड़ मुझे आती है। और अगर आप शराब बंद कर दो, एक्साइज ड्यूटी तो शराब ही है और क्या है, थोड़ा सा पेट्रोल और ऑयल में आती है, बाकी तो सभी शराब का है। तो मैंने कहा अगर आपने शराब बंद करनी है तो फिर मैंने कॉम्पनसेट 6,000-2,000 करोड़ दो। 6,200 करोड़ अगर वो नहीं देनी तो फिर मुझे शराब अलाउ करो, अदरवाइज मेरा रिसोर्स कहाँ है? मेरा आप जीएसटी नहीं दे रहे, मेरी एक्साइज ड्यूटी चली जाएगी, तो मैं क्या करूंगा? मैं तो तनख्वाह नहीं दे सकूंगा अपने लोगों को। उसके बाद अब ये फैसला लिया गया है, क्या आपने इसके लिए भी कोई हम अब उन्होंने अलाउ कर दिया कि स्टेट जैसे चाहते हैं वो अपना करें। मैंने फैसला कर लिया सुबह, और थर्सडे से हमने शुरू कर दिया पंजाब में। अभी 2-3 दिन तो लगेंगे, लोगों ने अपनी दुकानें भरनी है, मंगवाना है, जहाँ से भी मंगवाते हैं, और फिर वो सेल शुरू कर देंगे थर्सडे से। जी, तो इस थर्सडे से हम माने कि फिर से बिक्री शुरू होगी, लेकिन इसके लिए क्या आपने कुछ खास नियम भी बनाए हैं कि क्योंकि रूल्स तो ले डाउन करना होगा, और साथ ही टाइम को लेकर क्या उसके लिए भी कोई वक्त? वही टाइम जो टाइम होगा और चीजों के लिए, जो बाजार में जाएंगे लोग किराना के लिए या सब्जी के लिए या जो और चीज उन्होंने बाजारों से साबुन खरीदनी है या कुछ और खरीदना है, वही लिकर शॉप्स को जाएंगी उसी टाइम, और उसी टाइम अपनी परचेस करें वहां से जिसने खरीदा हो। वो सेम टाइम देयर इज नो नियम तो सिर्फ सीधा है, एक्साइज हमारी आनी चाहिए, और वो शॉप्स हमारी एक्साइज जो होता है वो तो मार्च में खत्म हो गए होंगे, वो अपने क्या कहते हैं वो जो L1s और L2s वगैरह ऐसी होती हैं जिसमें से सेल्स होती हैं, वो तो सब खत्म हो गया, वो तो तैयार था, तो बंद पड़ा है इस कारण के कोविड आ गया। अब जब खोल दिया तो एक्टिवेट हो जाएंगे फिर और अपना शुरू कर देंगे अपना सेल करनी। जी, अब लॉकडाउन के आगे क्या, जरा उस पर आते हैं, क्योंकि इसको लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी ने कहा कि लॉकडाउन सिर्फ पॉज बटन है, लॉकडाउन से आप सिर्फ चीजों को आगे ले जा रहे हैं, आर्थिक आपातकाल है। लेकिन जिस तरह से एक सरकार को आप इस वक्त पंजाब में चला रहे हैं, आप उस चुनौती का सामना कर रहे हैं। अभी जो हाथ में है वो यही है कि लॉकडाउन के जरिए इस पर रोक लगाई जाए। आप कैसे देखते हैं लॉकडाउन को, कर्फ्यू की परिस्थितियों को, साथ ही उसके बाद क्या? मैं बताता हूँ। एक तो हमने एक कमेटी ऑफ 20 वेरी एमिनेंट पीपल, 3 डॉक्टर्स, बहुत महार डॉक्टर, फिर हमारे एक्स एडमिनिस्ट्रेटर्स, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह की एक कमेटी बना के उनको 10 दिन दिया कि एक स्ट्रेटजी बना के हमें स्ट्रेटजी पेपर बनाओ कि हाउ डू वी एग्जिट
हैव एन एग्जिट स्ट्रैटेजी फ्रॉम कोविड-17। जिस दिन ये खुल जाएगी, सेंटर खोल देगा कि ये कर लो, वो कर लो, हम कैसे किस तरीके से चलें। और ये रिपोर्ट मुझे आ गई है, हियर इट इज, कोविड एग्जिट फुल स्ट्रैटेजी फ्रेम दिखाइए, फुल एंड स्क्रीन दिखाइए जी एग्जिट स्ट्रैटेजी। जी। अच्छा, हम ये बात दिखा सकते हैं सर, आप लॉकडाउन उसके रिस्ट्रिक्शन, पॉइंटर्स बता सकते हैं जी हाँ यू कैन, हियर यू आर, ये देख लो आप, जी। कोविड एग्जिट स्ट्रैटेजी। तो ये बात आ गई एंड इस बेसिस पे हमने ये जो लॉकडाउन थोड़ा सा 3 घंटे 4 घंटे खोल दिया, वो सभी इसमें वन वाज हेड ऑफ पीजीआई, वन इज हिंदुस्तान का सबसे बेस्ट नोन कार्डियोलॉजिस्ट, then you have somebody who's been in community medicine and head of the department in PGI, then you have a vice chancellor of our हमारे मेडिकल यूनिवर्सिटी, वो भी इसी कमेटी के मेंबर थे। उन्होंने सब कहा कि साइकोलॉजिकली इट्स नॉट इट्स इफेक्टिंग पीपल स्टेइंग ऑल द टाइम इन द रूम, सो थोड़ा सा आपको उनको छुटकारा देना पड़ेगा कि बाहर निकलें। सो दिस इज द स्ट्रेटजी व्हिच वी आर फॉलोइंग दिस पेपर, दैट्स वन। सेकंड, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी जिसमें से हम अपनी इंडस्ट्री को और इकोनॉमी को रिवाइव करें। वी हैव रिक्वेस्टेड डॉक्टर मोंटेक आलूवालिया, जो हमारे रहे हैं पहले, बहुत यू नो हिम, उन्होंने एक कमेटी चेयर कर रहे हैं। उन्होंने 6 सब ग्रुप्स बनाए हैं ऑन वेरियस इश्यूज एंड वो सब टोटल हिंदुस्तान के और दुनिया के लीडिंग इकोनॉमिस्ट हैं उसमें। डॉक्टर साहब नहीं सिर्फ अकेले, बाकी भी जो उनके साथ हैं लोग, और उनको कहा हुआ है कि कुछ दिनों में इस चीज़ें पे हमें अपनी रिकमेंडेशंस और पेपर्स बना के दो, फिर वो फाइनल पेपर बनेगा। एंड दैट जब एक बार ये कोविड ख़त्म हो, हाउ वी कैन स्टार्ट आवर इकोनॉमी अगेन। आज मेरे पास हालात ये हैं कि मेरे पास 2,50,000 मेरी इंडस्ट्री है पंजाब की, सिर्फ 1.5% इज़ वर्किंग, बाकी शट पई है। अब जब से हमने कल से खोला है, आई होप दैट ओवर दी वीक्स ये 2-3 हज़ार डेली बढ़ती जाएंगी, क्योंकि लोगों ने ऑर्गेनाइज करना है अपने आप को। बट अभी तक तो ये पोजीशन है। अब लुधियाना में 95,000 इंडस्ट्री है मेरे पास, 1,000 भी नहीं चल रही। तो हाउ डज द इकोनॉमी ऑफ द स्टेट गो? सो ये बातें जो हमने मोंटेक आलूवालिया कमेटी को दी हैं, दे विल कम अप विद अ सॉल्यूशन एज टू कैसे ये पंजाब को एक बार फिर हमने आगे लेके जाना है और थिंग्स एक्टिविटी हमने शुरू करनी है। जी, आपने इंडस्ट्रीज की बात की, किसानी पर जरा आप आते हैं कैप्टन अमरिंदर, क्योंकि अगर खाद्यान्न सोर्स हम देखें तो शायद भारत में पंजाब बहुत महत्वपूर्ण है। गेहूं की बम्पर फसल हुई है इस बार, लेकिन इसके बावजूद किसानों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। खेती ठीक से हो पाए और कम से कम खाद्य आपूर्ति को लेकर हम ठीक से चल पाए आगे, उसमें पंजाब की अहम भूमिका रहेगी। ये कैसे होगा? देखिए, आप पता नहीं आपको कौन बताता है कि किसान खुश नहीं। किसान मेरे बहुत खुश हैं। बम्पर क्रॉप आ रहा है मेरे पास इस टाइम, 1,80,000 टन, 180 लाख टन मेरी टोटल फसल है। उसमें से अपने घरों में जो रखते हैं अपने खाने के लिए, वो रखने के बाद 135 लाख टन मेरी मंडी में आ रहा है इस टाइम। और मेरी मंडी में अभी तक आज की फिगर्स हैं, कल रात की फिगर्स, 81.6 लाख टन मैट्रिक टन मेरे पहुंच चुके हैं। और लोगों के जो पेमेंट हुई है हमारे किसानों को ऑलरेडी 11,760 करोड़ हो गई, और ये पहुंच जाएगी रफली अबाउट 22,000 करोड़। तो जब इतना पैसा हमारे किसानों पे आ जाएगा और कंज्यूमर इंडस्ट्री वगैरह पे वो इस्तेमाल करेंगे, तो पंजाब का फायदा ही होगा ना। और पंजाब, ये तो रिकॉर्ड, इससे पिछले साल सारे ज़्यादा, पिछले साल हम सोचते थे कि हमारा रिकॉर्ड बम्पर क्रॉप है, दिस इज इवन मोर देन दैट। तो पंजाब का किसान तो बहुत खुश है इसमें। जी, आपने बताया कि आप एक स्ट्रैटेजी बना रहे हैं मोंटेक सिंह अहलूवालिया के साथ। अर्थव्यवस्था में जान फूंकने की बहुत बड़ी चुनौती होगी। पूरे विश्व में ये ऐसा संकट काल है जब कई देशों में नेगेटिव ग्रोथ की परिस्थिति बन गई है। भारत के लिए भी बहुत मुश्किल घड़ी अर्थव्यवस्था को लेकर। इस पर आपकी सोच और इस पर आपकी स्ट्रैटेजी? दैट इज ट्रू। ये तो नेशनल प्रॉब्लम है। अगर हम जीरो ग्रोथ है या माइनस ग्रोथ है तो मुल्क का फायदा। कहाँ 8.2 से हम चले और वी हैव कम डाउन। ये किसी की गलती नहीं, ये तो कोविड आ गया और इंडस्ट्री बंद हो गई। वंस इंडस्ट्री क्लोजेज एंड योर सब इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद हो जाए तो फिर कहाँ से आएगा पैसा, कहाँ से चलेगा स्टेट? तो दिस इज अ वेरी मेजर प्रॉब्लम। दैट इज वाई मेरा ख्याल, जो हम कहते रहे अपने सेंट्रल गवर्नमेंट को कि ये खोल दो वो खोल दो वगैरह, आहिस्ता आहिस्ता वो कर रहे हैं। लेकिन
ये एक मेजर क्राइसिस है अपने अपने देश के लिए। ऐसी बड़ी क्राइसिस मुझे 50 साल हो गए पॉलिटिक्स में, मैंने कभी नहीं देखी ऐसी क्राइसिस जो आई। लड़ाई भी हुई हमारी 65 में पाकिस्तान के साथ, 71 में भी हुई, कोई क्राइसिस नहीं थी। ये क्राइसिस है, दिस इज द बिगेस्ट क्राइसिस। और ये पहली क्राइसिस हिंदुस्तान में जो आई 1918-19 में, वो आई थी स्पेनिश फ्लू। उसमें पता नहीं 1 करोड़ से ऊपर लोग मर गए थे यहाँ हिंदुस्तान में। पर उस टाइम का और इस टाइम का बड़ा फर्क है। उस टाइम को मेडिकल असिस्टेंस नहीं था, अंग्रेज बैठे थे, कोई बॉदर नहीं करता था। अब तो हालात और है ना, अब तो सारी गवर्नमेंट चल पड़ी हैं अपने तौर पे, और वो हालात नहीं, वाहिगुरु करे ऐसी बात ना कभी हो हमारे मुल्क में। लेकिन ये बात मैं नहीं एक्सपेक्ट करता है ऐसी कोई बात। लेकिन ये क्राइसिस, दिस इज इन माय लाइफ टाइम, इट्स अ मेजर क्राइसिस एंड वी हैव टू फाइट इट यूनाइटेडली। जैसे मैंने पहले आपको कहा, एक साथ सब प्रांतों को इकट्ठा होना पड़ेगा और देश, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी साथ लेना पड़ेगा, और इस लड़ाई तभी सफल हम होंगे इसमें। क्या आप मानते हैं कि भारत एक मुकम्मल जंग लड़ रहा है इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में? जो उन्होंने लॉकडाउन का फैसला बहुत जल्दी लिया, वो सही ठहरा देश के लिए? आप क्या कह रहे हैं? ये हम लड़ रहे हैं तो 100% इट इज अ बैटल। इससे इतने जो कैजुअलिटीज हमारी हैं, लकीली हमारी जो कैजुअलिटीज हुई हैं बहुत कम हुई हैं कंपैरिजन दो दुनिया में हुआ है। आज 11 लाख तो हमारे पेशेंट हैं अमेरिका में, और उनकी आबादी हमारे से आधे से कम है। और उनके कितना 70 लाख के करीब तो मर गए लोग। यही यूके, यही स्विट्जरलैंड, यही ऑस्ट्रिया, यही जर्मनी, जहाँ जहाँ एडवांस कंट्रीज से सब ये हो रहा है वहाँ। तो ये तो दिस इज अ मेजर बैटल फॉर अस। एंड ये बैटल इतना है कि आप देखोगे कि इट इज समथिंग दैट आई डोंट थिंक एंड आई होप कभी हमारे हिंदुस्तान में फिर बात कभी आए ना। एक ऐसा कोई अनुभव आपका रहा हो, या एक ऐसा लेसन इस पूरे लड़ाई में जब आप लीड कर रहे थे, जिसका जिक्र आप करें? क्योंकि आज हमारी कोशिश इस ई एजेंडा के जरिए यही है कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हर राज्य के हैं वो उसका आदान प्रदान हो, जिसके जरिए अन्य राज्य भी सीखे। क्योंकि पंजाब उन राज्यों में शामिल था जिसने सबसे पहले सख्ती के साथ कर्फ्यू को लागू किया था। कैप्टन, मेरा ख्याल नहीं, हम नंबर 2 पे थे, पहला केरला था जी। केरला ने एक किया। अब हमने केरला से अगले दिन हमने लॉकडाउन भी किया, और हमने कर्फ्यू, पहला राज्य था जिसने कर्फ्यू भी लगाया। सेक्शन 140 वो तो कर्फ्यू में लगती है, और टोटली हमने फ्रीज करता कि कोई बाहर ना निकले। और वो चीज है जिसने पंजाब को बचाई है। ये तो आज अमेरिका को देखो, आज टेलीविजन देखो, लोग अभी भी विदाउट मास्क घूम रहे हैं सड़कों के ऊपर, जैसे कुछ हुआ ही नहीं वहाँ। और हम तो अगर कोई चालान, अगर कोई बगैर मास्क आएगा सड़क के ऊपर, उसको चालान होगा। दिस इज, वी हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दिस इशू। ये एक लड़ाई बहुत दूसरी किस्म की लड़ाई है। दुश्मन पाकिस्तान में, या जो हमारी चीन की लड़ाई हुई, हम जानते थे कि चीनी कौन है, कहाँ बैठा है, या पाकिस्तानी कहाँ बैठा है। लेकिन ये पता नहीं, जहाँ भी जाते हो वहाँ ही दुश्मन, वही दुश्मन कौन, किसको मालूम है कौन दुश्मन है। हवा में घूम रहा है दुश्मन। पंजाब के कई लोग, चूंकि आपने पूरे विश्व का जिक्र किया, पंजाब के कई लोग कनाडा, अमेरिका, कई मुल्कों में रहते हैं। क्या वहां से भी कुछ लोग संपर्क कर रहे हैं जो वापस पंजाब लौटना चाहते हैं? नहीं, उल्टा इधर से चले गए यहाँ। मेरा ख्याल 18,000 तो यूके चले गए हैं, जो हमारे जब से हमारा लॉकडाउन हुआ है वो वापस यूके जाना चाहते थे। तो 18,000 पंजाबी तो यहाँ से वाया अमृतसर यूके गवर्नमेंट ने उनका प्रबंध किया जहाज़ों का, और वो चले गए वापस। ये है। लेकिन एक्चुअली जहाँ भी हैं उनको फिक्र है कि उनके घर, क्योंकि सारे रिश्तेदार तो इधर रहते हैं, उनके पुराने गांव इधर हैं, सब कुछ ये है। तो उसमें ये प्रॉब्लम आई थी। अनफॉर्चुनेटली हमें देखो 3 जगह से हमारे ये इन्फेक्शन आई है। एक तो जो NRIs थे हमारे, जो इधर आए, 98,000 तो हमारे NRIs ने तो या अमृतसर या अपने मोहाली में लैंड किया। वो मार्च की बात कर रहा हूँ, फरवरी मार्च की बात। और 44,000 मेरे पालम एयरपोर्ट दिल्ली में लोग। तो आप देख लो, दैट कम्स टू रफली 1,35,000 के करीब जो लोग आए हैं। और पहले शुरुआत ही उधर से हुई। अभी नवा शहर मेरा एक डिस्ट्रिक्ट है यहाँ, वहाँ उसमें पहले ही एक ज्ञानी जी आए थे, उनके साथ वहाँ से शुरू हुई। फिर मेरे पास दूसरा निज़ामुद्दीन के जो आए,
वो जो सदर्न पंजाब में चले गए। ये तो पहले आए थे, ये तो ज़्यादा दुआबा बेल्ट है, ये नॉर्दर्न बेल्ट। लेकिन जो निज़ामुद्दीन वाले थे वो मानसा, संगरूर, सदर्न बेल्ट में आए, वहाँ मेरे केसेस बढ़े। और अब ये तीसरा हुआ है जो कल परसों, ये जो राजस्थान से और महाराष्ट्र से आए हैं। तो ये बातें अब हैं। अब जो लोग आना चाहते हैं वो पंजाबी हैं, मैं उनको बिल्कुल नहीं रोकूंगा, वो आए, लेकिन उनको अपनी 21 डेज क्वारंटीन करनी पड़ेगी और उनके टेस्ट होंगे तभी अंदर अलाउ करेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि परसों ये जो आए थे ये अपने नंदेड़ से, उसके 2 दिन पहले चार गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियाँ जो नंदेड़ किसी ने हायर की होंगी, वो ले आके हमारे चेक पोस्ट पे नहीं लिखे, कोई पिछली सड़क से जो हमारी लिंक रोड्स हैं उनसे घुस के और चले गए अपने गांव में बगैर टेस्ट कराए। पकड़ लिया हमने अगले दिन और उनके टेस्ट हुए और अभी उन क्वारंटीन में डाले हुए हैं। लेकिन कितने को खराब कर सकते हैं इसमें क्या, मुझे तो ये नहीं समझ आती कि अगर हम उनका टेस्ट कर लें और उनको क्वारंटीन में डाल दें और वो पंजाब का इसमें और उनके परिवारों का बचाव होए, तो क्यों इससे डरते हैं? क्वारंटीन क्या चीज है? 21 दिन एक साइड में बैठ जाओ और 21 दिन के बाद डॉक्टर ने कहा आप ठीक है, आप घर जाओ। क्या बात है इसमें? और ये पता नहीं क्यों घबराते हैं इस बात से। बहुत धन्यवाद आपका कैप्टन अमरिंदर सिंह, मुख्यमंत्री पंजाब आज तक पर इस बातचीत में अपनी रणनीति के बारे में पूरी जानकारी देते हुए और ये बताते हुए कि हर किसी को डर के आगे बढ़कर टेस्ट कराना है, ट्रैवल हिस्ट्री नहीं छिपानी है, हर मुमकिन सावधानी बरतने के साथ ही एकजुटता के साथ जब देश आगे बढ़ेगा तभी हम इस जंग को जीत पाएंगे।